हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये ट्रिपल एस बी का पेपर है प्राइमरी का, जो 1 से 50 तक का क्वेश्चन है। इसमें सी डी बी भाग का अगले सेशन में 50 से लेकर 100 तक का होगा। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? तो क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है? तो ये संज्ञानात्मक डोमेन किसने दिया है? ब्लूम का ये टैक्सोनॉमी है। इन्होंने 3 चरण बताया था। बेंजामिन ब्लूम ने क्या बताया था? एक पहला संज्ञानात्मक है, तो दूसरा क्या है? भावात्मक है, और तीसरा क्या है? क्रियात्मक है। क्या है? क्रियात्मक। और ये संज्ञानात्मक के भी इन्होंने 6 चरण बताए थे। संज्ञानात्मक के कितने चरण बताए थे? 6। पहला क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे पता नहीं पेन को क्या हो गया। पहला है हमारा ज्ञान। पहला क्या है? ज्ञान। दूसरा क्या था? दूसरा मेरा क्या होता है? बोध। दूसरा मेरा क्या होता है? बोध। तीसरा क्या हो जाएगा? अनुप्रयोग। तीसरा क्या है? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। चौथा क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण। और पांचवा क्या है? संश्लेषण। पांचवा क्या है? संश्लेषण। संश्लेषण। और छठा क्या है? मूल्यांकन। छठा क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन। ये संज्ञानात्मक में कौन से चरण में ये वाली क्रिया आती है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोग घटनाओं में कमी आती है? तो पहला क्या था? ज्ञान। नॉलेज से होगा कि बोध से होगा कि अनुप्रयोग से होगा? तो डायरिया हाथ धोना क्या है? एक तरह से प्रयोग किया जा रहा है, तो किस में आ जाएगा? अनुप्रयोग में। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन कौन सा दिया है। समावेशन, समावेशन, लागू करना, विश्लेषण, और क्या है चौथा? मूल्यांकन। तो किस में आ जाएगा मेरा? तो लागू करना। लागू करने का मतलब होता है अनुप्रयोग करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड हो जाएगा। ये संज्ञानात्मक वाला कब इन्होंने दिया था? 1956 में दिए थे ब्लूम ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावात्मक, ये देखिए, भावात्मक पक्ष में के स्तर पर अमूर्त ज्ञान बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? भावात्मक पक्ष में अमूर्त ज्ञान। क्या मान्यता होगा, आयोजन होगा कि निरूपण होगा? तो मान्यता आदमी कब बनाता है? कोई व्यक्ति जब निश्चित कोई इच्छा रखी हो, उसके आधार पर जो व्यवहार नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? अमूर्त ज्ञान। मतलब एक तरह से क्या होता है? वो अमूर्त होता है। मान लीजिए हमारी कोई इच्छा है और उसको हम व्यवहार में नहीं ला पा रहे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अमूर्त ज्ञान विकसित कर देगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन विकसित अमूर्त ज्ञान बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? मान्यता से हो जाएगा कि आयोजन से कि निरूपण से? तो किससे हो जाएगा? मान्यता यानी वैल्यू से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल एक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक। ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एनसीएफ के अनुसार जो शिक्षक होता है मेरा क्या होता है? नेता होता है, मूल्यांकनकर्ता होता है, कि सूत्रधार होता है, कि उपयुक्त सभी? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक होता है वो क्या होता है? सूत्रधार। क्या होता है मेरा? सूत्रधार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ अब यहाँ पूछ रहा है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्न का प्रतिशत होना चाहिए। कितना % होना चाहिए? 5 से 10%, 25 से 40%, कि 70 से 80%? तो लघु उत्तरी प्रश्न कितना होनी चाहिए? 25 से 40%। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2।
लघुत्तरी में मतलब परीक्षा के समय बच्चों के मन में तनाव तो बनी रहती है, इस वजह से ये लघुत्तरी प्रश्न 25 से 40% दी जाती, ताकि वो कम समय में अच्छे आंसर दे सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। और बहुविकल्पी और लघुत्तरी प्रश्न मिला के सब कितने परसेंट होते हैं, 90% का होता है मार्क्स। बहुविकल्पी हो जाएगा मेरा ऑप्शन वाला, फिर लघुत्तरी हो जाएगा, फिर अति लघुत्तरी, ये सब मिला के कितने प्रश्न बनते हैं, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी, लियो लॉक के द्वारा, रीड हेस्टिंग्स के द्वारा, स्टीव सम्पसन के द्वारा कि ड्वाइट एलन के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी, एलन पासी के द्वारा, यानी हमारे कौन है, एलन पासी। इन्होंने कब ये की थी, 1996 में। कब की थी, 1996 में। ठीक है, ये कक्षा की क्या करते थे, जो कक्षा में जटिल थे, जटिलताओं की, कक्षा का आकार, कक्षा का समय, अनुशासन की समस्या को क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे। तो इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण में क्या क्या दिए हैं, तो फिर एलन ने क्या किया है, एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को क्या बोले हैं, अवश्रेणियन। सूक्ष्म शिक्षण को क्या बोले हैं, अवश्रेणियन या अवश्रेणियन या अवरोही कहें सूक्ष्म शिक्षण को। और ये 1996 में। और इसके कितने चरण दिए हैं, 6 चरण की। कितने चरण दिए, 6 चरण की। सबसे पहले क्या करना होता है, तो पहला क्या था, योजना यानी प्लान करना था। पहला क्या था, प्लानिंग करनी थी। फिर क्या करना था, टीच करना था, यानी शिक्षण करना था। फिर क्या करना था, फीडबैक देना था। फिर फीडबैक, ये 3 चरण हो गए। फिर उसके बाद फिर रीप्लान करना था। फिर क्या था, रीप्लान, फिर रीटीच, फिर क्या था, रीफीडबैक, यानी ये कितने चरण हो गए हमारा, 6 चरण। फीडबैक, ये मेरा कितने हो गए चरण, 6 चरण। तो इन चरणों में जो क्या बोलते हैं, भारत के अनुसार जो ये था, ये समय कितना था, 36 मिनट का। भारत के अनुसार कितना था, 36 मिनट। लेकिन स्टैनफोर्ड के अनुसार, यानी स्टैनफोर्ड के अनुसार कितना था, 45 मिनट। 45 मिनट का कक्षा थी पूरी। तो प्लान में कितना मिनट लगा था, भारत के अनुसार 6 मिनट। प्लान के अनुसार कितना था, 6 मिनट। और प्लान कितना था मेरा, 6 मिनट। प्लानिंग में कोई समय नहीं थी। प्लानिंग में क्या था कि कोई समय नहीं था, लेकिन प्लान तो इंसान पहले से ही घर से बना के जाना होता था। जो टीच था वो मेरा कितने का था, कितने मिनट का था, 6 मिनट का था। और ये फीडबैक कितने मिनट का था, ये भी 6 मिनट का था। लेकिन जो प्लान था, रीप्लान जब दोबारा करना होता था तो ये 12 मिनट का हो जाता था। फिर ये रीटेच कितना होता था, 6 मिनट का। और फिर ये भी कितना होता था, 6 मिनट का रीफीडबैक। तो टोटल कितने हो गए, 36 मिनट। 6 6 12, 12 12 2 24, और ये बढ़ते हैं 36। तो ये भारत के अनुसार है 36 मिनट। ये स्टैनफोर्ड के अनुसार कितना था, ये जो शिक्षण था, टीच कितना था, 5 मिनट का है। फिर फीडबैक कितने का था, फीडबैक भी हमारा ये 10 मिनट का था। और रीप्लान मेरा कितना था, ये 15 मिनट का था, ये स्टैनफोर्ड के अनुसार है। और रीटीच कितना था, 5 मिनट का था। और रीफीडबैक कितने का है, 10 मिनट का है। ये कितने का है, 10 मिनट का। तो टोटल कितने हो गए थे, 45 मिनट। तो एलन पासी ने सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण दिए हैं, जिसमें पहले क्या करना था, योजना बनाना था, शिक्षण बनाना था, फीडबैक देना था, फिर रीप्लान, फिर रीटीच, फिर फीडबैक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तर आईक्यू स्तर जो अधिगम रोगों को बुद्धिमत्ता की कमी से अलग करता है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति से क्या करता है, अलग करता है। उसकी आईक्यू कितनी थी, 50, 70, 80 की 100।
तो कितना हो जाएगा 50। 50 वाले क्या थे, बुद्धिमत्ता से कम वाले वर्ग के थे। 70 वाले कितने थे, 70 वाले औसत समान बुद्धि से थोड़ा नीचे थे, औसत वाले से थोड़ा सा नीचे, औसत से नीचे क्या थे, औसत से नीचे। 80 से लेके 110, 180 से लेके 110 वाले कितने थे, सामान्य और औसत वाले बच्चे क्या थे, सामान्य या औसत। तो ये 100 वाले भी किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। 50 वाले क्या थे, औसत से कम बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, किस गतिविधि में सक्रिय पठन शामिल नहीं है, कौन सी विधि में सक्रिय पठन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, व्याख्यान, व्याख्यान में लोग सक्रिय होते हैं, समूह चर्चा में सक्रिय होते हैं, सच बात है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। विद्यार्थी जब वाद विवाद करते हैं इसमें भी क्या होते हैं, स्टूडेंट सक्रिय होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पठन द्वारा पठन, पाठन द्वारा पठन, तो इसमें भी क्या होते हैं, बच्चे सक्रिय होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। व्याख्यान में क्या होता है कि केवल एक वक्ता बोलता है जिसमें बाकी लोग सिर्फ सुनते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सक्रिय पठन में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता का चरण वर्ष के दौरान हुआ था, और किसके दौरान हुआ था, 4 से 5 साल के बीच में, 5 से 12 वर्ष के बीच में, कि 13 से 19 साल के बीच में, कि 2 से 4 वर्ष के बीच में। इसका तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा 5 से 12 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा 2। एरिक एरिक्सन ने कितने चरण दिए हैं, पूरे 8 चरण दिए हैं। टोटल कितने चरण दिए हैं, 8 इन्होंने चरण दिया है। पहला चरण क्या था, विश्वास बनाम अविश्वास, जिसमें कितने वर्ष के होते थे बच्चे, 0 से लेके 1 साल के बीच के, 0 से लेके 1 साल या 1.5 साल के बीच में। विश्वास बनाम अविश्वास, यहाँ लिखवा देते हैं। पहला में क्या था, विश्वास बनाम अविश्वास। ये कितने साल के बच्चों का था, जन्म से 0 से लेके 1 वर्ष या 1.5 वर्ष तक के बीच में। दूसरा क्या था, दूसरा मेरा था स्वायत्तता बनाम शंका। ये कितने वर्ष के बीच में था, बनाम शंका। इसमें क्या था, स्वायत्तता बनाम शंका में क्या है, 18 महीने से, यानी 1.5 साल से लेके 3 साल के बीच में, यानी 1 सही 1/2 से लेके 3 साल, 3 साल के बीच में। इसमें बच्चा क्या था कि अपनी मर्जी से मन करता था तो कोई काम करता था, नहीं तो नहीं करता था। विश्वास बनाम विश्वास में क्या था, बच्चे को विश्वास होता था कि ये मेरी माँ है, जैसे ही किसी और के पास जाता था तो उसे अविश्वास फील होने लगता था। तो ये क्या होता है, एक तरह से फीडिंग का समय, यानी आशा होती थी इसमें बच्चे की। तीसरा क्या हो गया मेरा, पहल बनाम तीसरा मेरा क्या है, दोष की भावना, पहल बनाम दोष की भावना। इसमें क्या होता था कि बच्चे के अंदर उद्देश्य होता था किसी चीज़ के लिए। ये कितने वर्ष के लिए, 3 से लेके 6 साल के लिए, 6 साल के बीच में। इसमें क्या होता था, बच्चे के अंदर उद्देश्य होता था किसी भी चीज़ को करने की। अगला क्या है, चौथा मेरा परिश्रम बनाम हीनता। यही है मेरा उद्योग वाला, उद्योग बनाम हीनता। इसमें क्या होता था, परिश्रम यानी अपने क्षमता के अनुसार
बच्चा क्या करता था, परिश्रम करता था। जब उसमें असफल होने लगता था तो उसे हीनता महसूस होती थी। तो ये कितने साल से होता है, 6 से लेके 12 साल के बीच में, 6 से लेके 12 साल के में। चौथा हो गया। पांचवा मेरा, पांचवा भी यहीं लिख देना, यहाँ लिख देना। पांचवा है अस्मिता बनाम भूमिका। अस्मिता बनाम भूमिका, ये कितने वर्ष के बीच में होता था, 12 से लेके 20 साल के तक, 12 से लेके 20 वर्ष के बीच, 12 से 20 वर्ष। इसमें क्या होता था, इंसान सत्य के प्रति अपनी निष्ठा महसूस करता था। क्या करता था, सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य के क्या प्रति था, इसमें निष्ठा होती थी बच्चे के अंदर। छठा हो जाएगा मेरा घनिष्ठता बनाम अकेलापन। यानी ये टीनेजर वाला उम्र है, यानी 20 से लेके 45 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होता है, प्रेम होता है। इंसान क्या, अगर प्रेम मिलता है तो घनिष्ठ महसूस करता है, प्रेम नहीं मिलता है तो अकेलापन फील करता है। यानी 20 से लेके 45 वर्ष। सातवां मेरा हो जाएगा उत्पादकता बनाम ठहराव। इसमें क्या होता है, इंसान ठहर जाता है, अगर कुछ ठहराव। ये कितना हो जाएगा, 45 से लेके 65 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होता है, देखभाल, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होने लगती है, या इंसान उत्पादक करने लगता है, फिर उसमें ठहराव महसूस करने लगता है, कुछ देने की चाह एवं संतोष होने लगता है इसमें। आठवां मेरा हो जाएगा सनिष्ठता बनाम नैराश्य। ये मेरा सबसे लास्ट यानी 65 वर्ष से ऊपर। क्या होता है, इसमें क्या होता है, बुद्धिमत्ता, स्वयं विमर्श एवं स्वयं की स्वीकृति। इसमें इंसान अपने अंदर पूरा फुल मतलब पूरा हर एक चीज़ को प्राप्त कर लेता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सनिष्ठता बनाम नैराश्य, 65 वर्ष से ऊपर। तो ये जो एरिक एरिक्सन ने क्या किया, जन्म से लेके पूरे मृत्यु तक के इन्होंने अपने पूरी लाइफ का इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त विचार सामान्यतः आरंभ होते हैं, पियाजे का है। अमूर्त विचार कौन सी एज में होता है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो 0 से लेके 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेके 7 वर्ष के बीच में होता है, 2 से लेके 7 वर्ष में होता है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से लेके 12 वर्ष के लिए होता है। फिर चौथा ऑप्शन जो होता है औपचारिक अवस्था, जिसको बोलते हैं अमूर्त, यानी ये 12 से लेके 15 तक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 4। औपचारिक अवस्था में इंसान अमूर्त सोच रखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला की, यहाँ देखिए, माला की माताजी एक जिम्मेदार अभिभावक है, ठीक, जो माला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ध्यान रखती है। माला एक शिशु है, क्या है, माला एक शिशु है, यानी कितने साल के बीच में होगी, 0 से लेकर मान लीजिए 2 वर्ष के बीच की होगी। एरिक्सन के अनुसार माला की संभावना है 0 से 2 वर्ष में। एरिक्सन ने क्या बताया था, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी विश्वास बनाम क्या था, अविश्वास, ये था। तो किस में देख लीजिए हो रहा है, विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने, वही है विश्वास पे क्या होना चाहिए, विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट। अगला ऑप्शन भी देख लीजिए, कुछ पठन बाधाओं का अनुभव करने की, 0 से 2 वर्ष का बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा। अपने भाई से लगाव बनाने में कठिनाई, ये भी नहीं हो पाएगा। उत्पन्न बच्चा बनने
ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक सांख्यिकी माप जो वो सीमा दर्शाता है, क्या दर्शाता है? सीमा दर्शाता है, जहाँ तक एक कारक में परिवर्तन के साथ, यानी एक कारक यहाँ है, फिर दूसरे कारक के परिवर्तन के साथ दूसरे कारक में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? मानक विचलन बोलेंगे, अंतर संबंध बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मान लीजिए हमारा वजन है, हाइट के हिसाब से लोगों का वजन होता है ना, हाइट के हिसाब से वेट होता है। अगर हम शिक्षा मान लीजिए जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के हिसाब से ही हमारा मार्क्स भी आएगा। बात तो सही है, पढ़ने के साथ ही हमारा मार्क्स भी आएगा। मान लीजिए अगर हम स्त्री हैं तो हमारा नाम भी स्त्री वाला ही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नामांकन। लिंग के साथ क्या हो जाएगा? नाम। तो क्या एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? यहाँ चेंज हो जा रहा है, तो क्या होगा? इसको अंतर संबंध, एक दूसरे से क्या हो रहा है? संबंध बन रहा है, एक दूसरे से क्या बन रहा है? संबंध। तो ऐसे तो क्या बोलेंगे? अंतर संबंध गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। चतुर्थांक विचलन श्रेणी ये सब कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सममित आवंटन में दो मानक विचलन 2 लगभग प्रतिशत मध्य के आच्छादित करते हैं। कितना होता है? मान के चलिए, देखिए ये मेरा हो जाएगा, बीच में 0 होता है, इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? मेरा 3 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब बताते हैं। 0 से, अब देखिए 2 से लेके 2 तक, यानी यहाँ से लेके ये वाला पूछ रहा है कि इसके बीच में कितना परसेंटेज होता है। अब ये देखिए हम बता रहे हैं, 0 यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना, ये 34% होता है, तो ये 34% होता है, तो दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है मेरा? 68%। कितना हो जा रहा है? 68%। यानी मेरा -1 से लेके 1 तक का कितना हो गया? 68%। -2 और ये +2 के बीच में कितना होता है? यहाँ पे 13.5, 13.5, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 13.5, और ये पूरा यहाँ तक का कितना हो जाता है मेरा? पूरा वहाँ तक का कितना हो जाएगा? 95%। कितना हो जाएगा? 95%। ऐड कर लीजिएगा, 13.5, 34, 34, 13.5, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 95। ये मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये मेरा क्या है? सेकंड स्टैंडर्ड, और ये मेरा क्या है? -3 से लेकर 3 तक का कितना हो जाएगा? थर्ड स्टैंडर्ड, यानी यहाँ थर्ड स्टैंडर्ड। तो थर्ड स्टैंडर्ड में कितना हो जाता है? 99.7%, 99.7। यहाँ पे -3 वाले के पास कितना होता है? 0.15। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 0.15%, और जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99.7%। ये मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड स्टैंडर्ड। तो फिर ये हमारा पूछ कितना रहा है? 2π वाला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कितना परसेंटेज? 95%। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? 95। 95 वाला ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुगोष्ठी के क्षेत्र के समीपस्थ विकास का उदाहरण होता है? जब हम कोई कार्य करते हैं, हल्की सी मुझे कोई हेल्प कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास। देख लीजिए किसमें कोई किसकी मदद कर रहा है। एक शिक्षक के उपरांत विद्यार्थी को बताता है कि अच्छे नोट्स कैसे बनाया जाए ताकि वह और बेहतर कर सके। इसमें कोई मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ बता रहा है। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तब कोई मदद करे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया है। निम्न क्षमता के स्तर वाले बच्चे अपने अधिक कुशल साथियों के साथ समर्थन और मार्गदर्शन के माध्यम से अपने विकास को बढ़ा सकते हैं। ये भी नहीं। ऐसा गृह कार्य दिया जाए जो विद्यार्थी अपने आप नहीं कर सकता, परंतु शिक्षक की क्या है? सहायता से लेकर कर सकता। तो यहाँ पे सहायता कौन दे रहा है? शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ये देख लीजिए उपरोक्त सभी।
होगा ही नहीं। पुनर्बलन यानी पुनर्बलन किसका है? स्किनर का है ना। पुनर्बलन का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है कहलाता है निरंतर पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन कि निश्चित अंतराल पे पुनर्बलन देना चाहिए, चर अनुपात पुनर्बलन। तो अब क्वेश्चन क्या था, क्या बोल रहा है? पुनर्बलन विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है, यानी विलोपन होने लगता है, विलोपन धीरे धीरे होने लगता है। तो कौन से बलन में धीरे धीरे विलोपन होने लगता है? तो चर अनुपात पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, यानी तो यह सिद्धांत किसका है? गेस्टाल्ट का सिद्धांत किसका है? यानी सामीप्य होगा, समानता होगा, कि सादगी होगा, कि समापन होगा? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा? सामीप्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सामीप्य। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा के तत्वों को स्वरूप के अनुसार सब समूह में रखना चाहिए, सामीप्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान विधि का एक लाभ है। अब देखिए कौन सा लाभ होता है व्याख्यान विधि का। अगर हम किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं तो समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है, ठीक है, बनाता है। विद्यार्थियों में उच्च अभिग्राहिता होती है, मतलब सुनने की क्षमता ज़्यादा होने लगती है, ठीक है, ये भी बात सच है। एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। ये सबसे बेस्ट आंसर है कि छोटे से समय में कोई भी तथ्य हम क्या है आराम से अपना प्रकट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3rd। 4th वाला क्या है? उपर्युक्त सभी, लेकिन इसमें से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना था तो हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन है व्याख्यान। देखिए अब फिर से, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण, मतलब इसके अवगुण क्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं? व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर, नहीं, क्लास की तो हम अवधि नहीं बढ़ाते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत कर, ये बिल्कुल बात सच है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग करके, ये भी बात सच है। विद्यार्थी को अनुशासन सुनिश्चित करना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3। किसमें 2 और 3 दिया है? ऑप्शन नंबर 2 और 3 किसमें दिया? सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा अधिगम का एक लक्षण नहीं है? मतलब अधिगम का लक्षण नहीं। अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है, अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। अधिगम तो हमेशा सीखा जाता है, मतलब जीवन में ही इंसान पूरी जीवन सीखता रहता है। अधिगम प्रत्यक्षतः विचार योग्य, बिल्कुल सही बात है। अधिगम को अभ्यास द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सच है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है मेरा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक लक्षण नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी लक्षण थे। कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण, कक्षा में क्या है कोई भौतिक, उनके लक्षणों के आधार पर करना की एक विशेषता है। मान लीजिए कक्षा में कोई भौतिक वस्तु यानी कोई चीज़ रखी, उसका समूहीकरण करना, तो उनके लक्षणों के आधार पर उसकी क्या एक विशेषता होगी? भेद द्वारा पठन, कि सिद्धांतों का पठन, कि संकल्पना का पठन होगा, संकल्पना का पठन, सिद्धांतों का पठन, चलता अनुबंधन। तो क्या हो जाएगा एक तरह से? संकल्पना पठन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए थे? तो किंडरगार्टन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। किंडरगार्टन वाला स्कूल को किसने किया था? फ्रेडरिक फ्रॉवेल
फ्रॉबेल ने किस सन में 1837 किस सन में 1837 ईस्वी में। देखते हैं जर्मनी कहाँ है। जर्मनी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक परीक्षण विधि में गुण अवश्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मूल्यांकन और प्रयोज्यता, मूल्यांकन और प्रयोज्यता, वैधता और मूल्यांकन। वैधता तो होनी चाहिए मानक परीक्षण विधि में, लेकिन मूल्यांकन नहीं। विस्तृतता, मूल्यांकन और व्यवहार्यता। वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहार्यता। यानी ये क्या होना चाहिए हमारा? ये तीनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति। विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति द्वारा सबसे अच्छी तरह परीक्षण की जाती है। यानी जब कोई स्टूडेंट क्या है, उसको लिख रहा है, उसकी जो शैली है बहुत अच्छी है, तो किस चीज़ की परीक्षण की जा रही है? कक्षा में मौखिक प्रश्न उत्तर का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो लिख रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का? नहीं, ऑप्शन वाला आंसर ही नहीं था, उसकी अभिव्यक्ति कर रहे थे, यानी निबंध टाइप का होगा। विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण, यानी क्या हो जाएगा? विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई। ये डाल्टन प्रणाली किसने दिया है? डाल्टन प्रणाली किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग ने। किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग ने। तो मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डेवे, और क्या हो जाएगा? एलन पार्कहास्ट, एलन पार्कहास्ट, टी रेमोंट। सॉरी, किसने दिया था डाल्टन प्रणाली? एलन पार्कहास्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 3rd। ये कब दिए थे? 1922 में। कब दिए थे? 1922 में। अगला क्वेश्चन है, अनुमानी शिक्षण। अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? सत्य नहीं है। अनुमान वाला शिक्षण, स्व अनुभव द्वारा सीखना, ये तो है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी, इसमें कुछ अनुमान नहीं लगाया जा रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है? ये हो सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, समस्या का समाधान शामिल करना। ठीक है, अनुमान लगा के ही लोग समस्या का समाधान करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। विद्यार्थी समूह संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2nd। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा विकसित की गई थी। आर्मस्ट्रांग के द्वारा। सॉरी, इसका ऑप्शन था आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि को क्या बोलते हैं? खोज विधि। क्या बोलते हैं? खोज विधि, अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि। ये किसने दिया है? आर्मस्ट्रांग ने। और डाल्टन वाला कितने कौन दिया था? पार्कहर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2nd। अगला क्वेश्चन, व्याकरण। देखिए यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? व्याकरण। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि, यानी आगमन विधि क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, मतलब उदाहरण दे के फिर नियम की ओर जाते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? भली भांति प्रशिक्षित नहीं हुए अध्यापकों को भी व्याख्यान का उपयोग करते हुए व्याकरण पढ़ाने की अनुमति देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जिसे नहीं आ रही है प्रशिक्षित, तो व्याख्यान विधि द्वारा क्या समझा पाएगा? विद्यार्थी केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। व्याकरण के सूक्ष्म बिंदुओं का शिक्षण करवाता है, बिल्कुल सही बात है। एक एक नियम का क्या होता है? शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3। देखिए 2 और 3 किस में है? 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 3 बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या था? 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित। अब यहाँ क्या हो रहा है? गणित
पढ़ाने में गृह कार्य देना प्रभावी है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? घर के लिए गणित क्यों देना चाहिए? विद्यार्थियों को घर पर व्यस्त रखने के लिए? ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। अगला ऑप्शन क्या है? क्योंकि गणित के सवालों के अभ्यास के लिए विद्यालय के दौरान समय पर्याप्त नहीं होता, ऐसा भी नहीं कुछ है। विद्यार्थियों में क्या हो? स्व अध्ययन का बढ़ावा देने के लिए। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, कि बच्चा घर से खुद ही पढ़ने की आदत बन जाएगी, खुद से पढ़ने की। अभिभावकों को शामिल होने के बढ़ाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? कॉलर के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, कि पियाजे के द्वारा, कि पावलॉव के द्वारा? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गार्डनर के द्वारा। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है? गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है? 8 प्रकार के। पहला है, कितने प्रकार की बुद्धि दी? 8। पहला है भाषाई। दूसरा हो जाएगा आपका तार्किक एवं गणितीय। और तीसरा हो जाएगा प्रकृतिवादी, यानी जो नेचर से इंसान आसपास की चीज़ों से सीखता है, प्रकृतिवादी। और हो जाएगा अंतरा व्यक्ति, यानी जो स्वयं से सीखता है। अंतरा मतलब क्या होता है? स्वयं से, अंतर्वैयक्तिक। और एक होता है अंतर्वैयक्तिक, यानी जो दूसरों के द्वारा सीखता है। अंतरा जिसकी बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक ये हो जाएगा। ये इंट्रा है और ये इंटरनल। फिर दैहिक हो जाता है, यानी दैहिक मतलब क्या होता है? शरीर, दैहिक क्रियात्मक, जैसे खेल कूद इत्यादि, वो सब, वो वाले बुद्धि। फिर सांगीतिक, यानी संगीत वाली, जिसकी रुचि किस में होती है? संगीत में। तो कुल कितने प्रकार की बुद्धि है? 8 प्रकार के। तो हार्वर्ड का क्वेश्चन क्या था? बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। पियाजे ने क्या दिया था? 4 चरण दिए थे संज्ञानात्मक के। पावलॉव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कोहलर का क्या था? नैतिक वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक यानी शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का सहसंबंध होता है। यानी जिसका बुद्धि ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? निम्न होता है, मध्यम होता है। मतलब क्या बोल रहा है? बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का सहसंबंध शैक्षणिक के साथ कैसा होता है? उच्च होता है। शिक्षा के साथ कैसा होता है? बुद्धि उच्च होता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च बुद्धि वाले क्या होते हैं? शैक्षिक प्रदर्शन में अच्छे अंक ले आते हैं। अच्छे अंकों की क्या की जाती है? उम्मीद की जाती है। तो इसलिए क्या जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, देखिए पियाजे का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। कौन सा पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक ज्ञान का प्रकार नहीं है? मतलब पियाजे ने कौन सा नहीं दिया है ज्ञान इसमें? भौतिक, तार्किक गणित और सामाजिक और भाषाविद। तो उन्होंने कौन सा नहीं दिया है? भाषाविद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फोर्थ। पियाजे ने ज्ञान के प्रकार में 3 सुझाव दिए हैं। कितने सुझाव दिए हैं? 3 दिए। पहला क्या है? भौतिक। दूसरा क्या है? तार्किक। तीसरा क्या है? सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? भाषाविद। अगला क्वेश्चन है, B.F. स्किनर से जुड़े हैं। स्किनर क्या क्या था सिद्धांत? RS थ्योरी था, एक R टाइप थ्योरी था, फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम ये था। तो देख लेते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं, ये नहीं था। श्रेयड अनुकूलन ये भी नहीं था। क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इन्होंने जो पुनर्बलन दिया है स्किनर सामने कितना दिया? 4। कुल कितना दिया? 4।
पहला कौन सा था? सकारात्मक पुनर्वलन। दूसरा क्या था? नकारात्मक था। तीसरा क्या था? सतत था, जो लगातार दी जाती है। और एक क्या था? आंशिक। तो स्किनर ने सबसे अच्छा पुनर्वलन किसको माना है? आंशिक वाले को। किसको माना है? आंशिक वाले को। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका होती है, कैसी होती है? मूल्यांकन होती है कि प्रशिक्षक होती है कि व्याख्यात होती है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अध्यापक का कौन सा होता है? प्रशिक्षक। कौन सी भूमिका होती है? प्रशिक्षक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु कितना है? 60 है और उसकी मानसिक आयु कितना है? 66 है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि इजकल टू क्या होता है? IQ इजकल टू क्या था? नीचे में बटे में वास्तविक आयु। वास्तविक आयु कितना है? 60वां। और मानसिक आयु कितना है? 66। गुणे क्या करते हैं? 100 करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 11 बार में कैंसिल, कितना आ गया? 110। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है? 110, यानी थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा योजना को नई सूचना को शामिल करते हुए परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब नई सूचना को हम शामिल कर रहे हैं अपने अंदर, तो नई सूचना को हम शामिल कर रहे हैं, शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्याजे का है, व्यास मापन कहते हैं कि अनुबंधन कहते हैं कि अनुकूलन कहते हैं कि समंजन कहते हैं? क्या बोलते हैं? समंजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 4th। जब हम नई सूचना को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? समंजन। अनुकूलन का मतलब कि उसके अनुसार ढल जाना। अक्षमता, अक्षमता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है कहलाती है। हस्तलेख यानी जो लिख रहा है। सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म क्या होता है? डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मतलब लेखन। लेखन मेरा क्या है? सबसे सूक्ष्म गति है। सबसे सूक्ष्म गति है लेखन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया, सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? यानी जो शरीर में वृद्धि हो रही है, कौन? गुणात्मक में क्या होता है? क्वालिटी देखी जाती है कि उसके व्यवहार पे देखते हैं कि कैसा है वो इंसान, कैसा नहीं। संकल्पनात्मक ये भी नहीं होगा, ये अभी ऑप्शन नहीं होगा। हमें यहाँ शारीरिक वृद्धि दिखना जो दिखता है तो क्या हो जाएगा? मात्रात्मक। मात्रात्मक यानी हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मात्रात्मक। वेट भी पता चलता है, हाइट भी पता चलता है, आँख नाक सब कुछ इसमें पता चल जाता है। और डिसलेक्सिया का लक्षण में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया का लक्षण किस में कठिनाई होती है? मूल पाठ समझने में, संख्या प्रसंस्करण में, कि संक्षिप्त संकल्पना में, कि लेखन में? तो डिसलेक्सिया का लक्षण क्या होता है? मूल पाठ को समझने में, इंसान पढ़ नहीं पाता अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले सर्वोत्तम तरीका क्या है? संपूर्ण कक्षा के लिए दृढ़ लक्ष्य और मील के लिए पत्थर निर्धारित करना? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अगला देखते हैं इसमें क्या है, सर्वाधिक उत्पन्न विद्यार्थियों को पुरस्कृत और प्रशंसा करना? नहीं, प्रशंसा और पुरस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या है अगला? बच्चों को उनके स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में क्या करना है? सहायता। जब बच्चा खुद से काम करेगा, उसमें हल्का सा आप मदद कर देंगे, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। विद्यार्थियों में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना? ये एकदम नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार का मूल्यांकन
पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कौन सा मूल्यांकन करेंगे, रचनात्मक, असंरचनात्मक कि नैदानिक की योगात्मक। तो हम कौन सा मतलब पठन में क्या कमी है किससे पता किया जाता है, नैदानिक। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का कारक नहीं होगा, अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार देना, यह अभिप्रेरणा का कारक है, तो ये होगा नहीं। उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहन देना, यह भी अभिप्रेरणा का है, सही बात है। लक्ष्य प्राप्ति या उससे आगे निकलने के लिए प्राप्त प्रशंसा, ये भी बात सच है। एक विषय का देखिए अभी यहाँ क्या, एक विषय का उच्च दोहराव और अभ्यास निर्दिष्ट करना, ये मेरा क्या मोटिवेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन, पिंटर पैटर्न स्केल क्या है, एक है। पिंटर पैटर्न स्केल क्या है मेरा, शाब्दिक परीक्षण है कि गैर शाब्दिक परीक्षण है कि निष्पादन परीक्षण है कि संस्कृति विशिष्ट परीक्षण है, तो क्या है मेरा, निष्पादन परीक्षण है। ये 1970 में विकसित किया गया था। किस लिए ये किया गया था, स्केल बनाया गया था, बधिर बच्चों के लिए। किसके लिए बनाया गया था, बधिर जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए ये स्केल बनाया गया था। निष्पादन परीक्षण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व द्वारा प्रस्तावित किया गया। जी कारक का मतलब होता है जनरल, ये किसने दिया था, बिनेट ने दिया था, बेबेज ने दिया है कि थॉर्नडाइक ने दिया है कि स्पीयरमैन ने दिया है, तो किसने दिया, स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर। इन्होंने द्विकारक का सिद्धांत दिया है, किसका, द्विकारक का सिद्धांत। एक था जी और दूसरा क्या था, एस। जी का मतलब था जनरल, एस का मतलब था स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब था, स्पेसिफिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, दंड देना, नज़रअंदाज करना। दंड हम बिल्कुल नहीं देंगे, नज़रअंदाज भी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अभिभावकों को संभालने के लिए कहना, ये भी नहीं करेंगे, कारण ज्ञात करना और उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्षण क्या है, विद्यार्थियों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। जो विद्यालय में अनुशासन हम बनाते हैं वो किस लिए होता है, कि विद्यार्थियों के लिए बस सुरक्षित वातावरण कराना, नहीं, ये भी है, इसको भी हम कराएंगे, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। दोषियों को पता लगाना ताकि उन्हें उपचारित किया जा सके, बिल्कुल भी नहीं। अगला क्या है इसमें, शिक्षण के लिए हितकर वातावरण उपलब्ध कराना। विद्यालय में हम क्या करते हैं, शिक्षण देते हैं, तो क्या हो जाएगा, शिक्षण के लिए हितकर वातावरण उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी शामिल हो जाएगा उसी में। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना और शरारतों से दूर रखना, बिल्कुल भी नहीं। अगला क्या है, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की क्या आदत डालना, ये बात सच है। घर से अगर होमवर्क दिया जाता है किस लिए दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी क्या खुद से पढ़े, अभिभावकों को ज्ञात रहता है कि बच्चा का क्या अध्ययन कर रहा है, नहीं। शिक्षकों का कार्य का बोझ कम हो जाना, बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, सार्वभौमिक साक्षरता को बढ़ाना कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ग्रामीण युवाओं में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, दो। ये कब किया गया था,
नवोदय विद्यालय हमारा कब खोला गया था? 1986 में। कब खोला गया था? 1986 में। हर देश के हर जिले में किसके द्वारा खोला गया था? NEP के द्वारा देश भर में क्या था? प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोला गया था। NBS यानी नवोदय विद्यालय। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर। देखिए एक और क्वेश्चन आया था ना गार्डनर से कि किसने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। फिर से क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता? स्थानिक था, बिल्कुल। भाषा संबंधी, भाषाई बुद्धि भी उनकी थी, बिल्कुल सही बात है। तार्किक भी थी, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन CCE में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? CCE का मतलब क्या था? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मतलब था। तो PRT पे कितना मार्क्स था? PRT में 50%। और उच्च जूनियर वाले में क्या था? जूनियर वाले में कितना था? 40%। तो ये हमारा प्राइमरी का पेपर है, तो प्राइमरी वाले में कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3rd। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd, 50%। ये कब लाया गया था? 2009 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2009 में पेश किया गया था। किस लिए किया गया था? कि स्कूल आधारित पे मूल्यांकन किया जा सके। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। इस अधिनियम ये 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के साथ ये मूल्यांकन पेश किया गया था। 2009 के शिक्षा अधिकार नियम के द्वारा। और किस लिए किया था? स्कूल आधारित पे ये नंबर देना है CBSE के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 3rd। 50%। और 40% किस में हो जाएगा? जूनियर वाले में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त कारण नहीं है? समुन्देशन, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और सत्र परीक्षा जो सालाना में होता है। तो कौन सा कारण नहीं है? सत्र परीक्षा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4th। अगला क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है 50वां। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से नहीं। सार्वभौमिक पंजीकरण कराने से कि सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं क्या करना है? उपलब्ध कराना। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन क्या था? कि सभी विद्यालयों में जो बेसिक चीज़ें थी वो सभी को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3rd। एक कब आया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 में। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये रहा लास्ट क्वेश्चन 50। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में 50 से 100 तक की क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।